हेलो गाइस, वेलकम टू क्विंटेसेंस। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है निपा वायरस। अब इस स्लाइड में मैं आपको पहले बता दूं कि हम वायरसेस पे ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और वायरसेस के अलग-अलग टाइप्स है, वो सारे टाइप्स हम ऑलमोस्ट जो न्यूज़ में थे वो सब डिस्कस करेंगे। और उसी में आपको कुछ टर्म्स भी मालूम पड़ेगी, जैसे ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़ किसको कहते हैं, हैंटा वायरस, कोरोना वायरस, उसमें हमारा कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज़ केएफडी भी जिसको कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस जिसको हम फ्लू वायरस भी कहते हैं। तो बहुत ही सारे वायरसेस हम पढ़ेंगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम निपा वायरस को इन डिटेल समझेंगे। तो निपा वायरस रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि केरला में कुछ केसेस रजिस्टर किए गए हैं जहां पर पेशेंट्स की डेथ हुई है और उन पेशेंट्स के अंदर निपा वायरस पाया गया था। अब निपा वायरस पहली बार आइडेंटिफाई कहाँ पे किया जाता है? तो पहली बार आइडेंटिफिकेशन होती है निपा वायरस की 1998 में मलेशिया के कैंपुंग सुंगाई निपा एक प्रोविंस है वहां की, उस जगह पर। और इसी जगह के नाम पर ही इस वायरस का नाम पड़ा है निपा वायरस। अब इंडिया में ये 1998 में तो नहीं आया, बल्कि 2001 में, यानी 3 साल के बाद इंडिया में इसका पहला आउटब्रेक होता है। और आउटब्रेक कहाँ पे होता है? सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में। तो 2001 में निपा वायरस इंडिया में पहला आउटब्रेक आता है। अब इस निपा वायरस का जो नेचुरल होस्ट है, यानी ये नेचुरली ये वायरस कहाँ पे पाया जाता है? नेचुरली ये वायरस फ्रूट बैट्स में पाया जाता है। पर सिर्फ फ्रूट बैट्स में नहीं, बल्कि पिग्स में या अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में भी ये वायरस देखा गया है। लेकिन इसका जो नेचुरल होस्ट है वो यही फ्रूट बैट ही है। ये रहा आपका फ्रूट बैट जिसके अंदर ये वायरस नेचुरली पाया जाता है। इस बैट के अंदर ये वायरस कहाँ पे होता है? आमतौर पर उसके यूरिन में, उसके फीसेस में, उसके सलाइवा में, या बर्थिंग फ्लूइड्स, जो बच्चा पैदा होता है उसके साथ फ्लूइड कुछ बाहर आता है बॉडी से, उसके अंदर भी ये वायरस पाया जाता है। और वहां से ये वायरस इंसानों में ट्रांसमिट हो सकता है जब वो इंसान उस ट्री पे, जिस ट्री पे बैट रहता है, वहां पर उस ट्री को क्लाइंब करेगा या उस ट्री से कोई सैप पिएगा, वहां से ये इंसानों में भी फिर ट्रांसफर हो सकता है। तो जिस जगह पर आपके बैट्स रहते हैं वहां पर अगर ह्यूमंस का कोई कनेक्शन उनके साथ बन जाता है तो उसकी वजह से वहां से ये ट्रांसमिट हो सकता है ह्यूमंस के अंदर। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, ये सिर्फ बैट से यानी एनिमल से ह्यूमंस ही ट्रांसमिट नहीं होगा, बल्कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इस इंसान को अगर हुआ है वायरस, ये थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट इसको भी वायरस दे सकता है, जैसे करंटली कोरोना वायरस में हम देख रहे हैं। तो जूनोटिक डिजीजेस हम किनको कहते हैं? जूनोटिक डिजीजेस उस बीमारी को हम कहते हैं दैट स्प्रेड्स बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल। जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिशन होता है किसी बीमारी का, उस बीमारी को ही हम कहते हैं ये एक ज़ूनोटिक डिसीज़ है। और इस प्रोसेस को, जिसमें ये ट्रांसमिशन होता है, इस प्रोसेस को हम ज़ूनोसिस कहते हैं। अब ये ट्रांसमिशन जो हो रहा है, ये एक्चुअल क्या ट्रांसमिट होता है? एक्चुअली बीमारी जो फैलती है वो या तो कोई वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, कोई बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो रहा है, कोई पैरासाइट ट्रांसमिट हो रहा है, या कोई फंजाई ट्रांसमिट हो रहा है, जो ये बीमारी एनिमल से ह्यूमंस तक ट्रांसमिट कर रहा है। कोई एग्जाम्पल हम देखते हैं जूनोटिक डिसीजेस की, जैसे निपा वायरस तो हम देख ही रहे हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा, ये भी एक जूनोटिक डिजीज है, यानी इसका ओरिजिन भी क्या है? एनिमल्स। रेबीज भी एक जूनोटिक डिजीज है। जापानीज एंसेफेलाइटिस, हेंटा वायरस, ये रैट से आमतौर पर होता है, रोडेंट से। सार्स, जो इससे पहले एक कोरोना वायरस आया था, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसी का एक वर्जन है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2, सार्स 2 हम इसको कहते हैं। यही है कोरोना वायरस, जो अभी करंटली जिसका पैंडेमिक चल रहा है। तो सार्स भी एक जूनोटिक डिजीज है। एंथ्रैक्स, प्लेग, कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज, ये सारे जूनोटिक डिजीज के एग्जांपल्स हैं। अब इस आइडिया को सबसे पहले प्रोपाउंड किसने किया? तो हिपोक्रेटिस, जो एक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिजिशियन थे, इन्होंने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया अपनी बुक ऑन एयर्स, वाटर्स एंड प्लेसेस में, जहां पर इन्होंने ये कहा कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पर। और इन इसी आइडिया को, इसी कॉन्सेप्ट को आगे जाके प्रमोट करते हैं 1800s में एक साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो, जो ये जिनका ये मानना होता है कि एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में एक डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हो सकती है, कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस कैसे फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस होता है। और उन्होंने इस स्टडी को जूनोसिस कहा, जहां पर उन्होंने कहा कि इस जूनोसिस, ये एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है अ डिजीज दैट कैन बी पास्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। और इन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने
और रोडोल्फ विर्चो ने अपनी लाइफ में हेविली एडवोकेट किया वेटरनरी मेडिकल एजुकेशन को, कि एनिमल्स में हमें एनिमल हेल्थ की भी जो है काफ़ी कुछ केयर करनी है। वो इस वजह से, क्योंकि जब एनिमल्स की हेल्थ की केयर होगी तभी जाके जो ट्रांसमिशन हो सकता है उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो उन्होंने साथ ही साथ कि ह्यूमंस की हेल्थ के बारे में तो कब से काम हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ एनिमल्स की हेल्थ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, तभी जाके इस ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। तो ये था जूनोटिक डिजीजेस। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज देयर एन इंक्रीज इन जूनोटिक डिजीजेस। जूनोटिक डिजीजेस में रिसेंटली हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि ये इस इंक्रीज हो रही है, यानी एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिशन जो हो रहा है बीमारियों का, ये बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है, इसके कुछ फैक्टर्स है। तो पहला फैक्टर जो है वो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं दुनिया में। अब ये लोगों की सेटलमेंट्स, इसका ख्याल रखना है। लोग जो है अपनी सेटलमेंट्स बढ़ा रहे हैं और इसकी वजह से जो मोबिलिटी हो रही है इन लोगों की, जिसकी वजह से डायरेक्ट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है इन एनिमल्स का, इनके एनवायरनमेंट को ठेस पहुंचती है। अब कुछ लोग, जैसे यहाँ पर अगर कुछ लोग रहते हैं, धीरे 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 ये अपनी सेटलमेंट्स आगे आगे बढ़ाएंगे, तो ये दूसरे के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते हैं और अपने वहाँ पर अपने घरों को, अपने बिल्डिंग्स को, अपनी फैक्ट्रीज को वहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है। और इसकी एग्जांपल हमने पिछले 70 सालों में काफ़ी ज़्यादा देखी है। तो मेन जो रीज़न है वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। यही फोर्स करता है स्पीशीज़ को। अब देखिए, आप उनके हैबिटेट में चले जाएंगे, वो लोग आपके हैबिटेट में आ जाएंगे। यही इनको फोर्स करता है इन स्पीशीज़ को टू मूव टुवर्ड्स द ह्यूमन सेटलमेंट्स, क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं है, तो वो इनका इन्फ्लक्स शुरू होता है ह्यूमन सेटलमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है एंसेफेलाइटिस, जो मलेशिया में हुआ था 1998 में। उसमें हुआ ये था कि फ्रूट बैट्स जहाँ पर रहते थे, नेचुरली जो उनका फॉरेस्ट था रहने का, उस फॉरेस्ट को कंटिन्यूअसली डिफॉरेस्टेशन करके और फॉरेस्ट फायर्स करके उसको इतना रिसीड कर दिया गया कि वहाँ से फ्रूट बैट्स उड़ के ह्यूमन सेटलमेंट्स में चले गए और वहाँ पर उससे जो है एंसेफेलाइटिस फैलना शुरू हो गया। तो मेन जो इसका इशू है वो है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मोबिलिटी और फाइनली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। एक और एग्जांपल है जो है फॉरेस्ट क्लियरिंग फॉर एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर के लिए भी फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, हमें ज़मीन मिले ताकि हम एक्सपेंशन करें अपने एग्रीकल्चर का, जिसकी वजह से एक और चीज़ का एक्सपेंशन होता है जिसको हम कहते हैं इकोटोन्स। इकोटोन्स हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में। देखिए, आपके पास अगर दो इकोलॉजिकल सेटलमेंट्स है, इसके बीच का जो ये ट्रांजिशन एरिया है, इसी को हम कहते हैं इकोटोन। ठीक, इसको हम कहते हैं इकोटोन। ये एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन एडजेसेंट इकोलॉजिकल सिस्टम्स। अब इस इकोटोन में ओवरलैपिंग एनवायरनमेंट होता है। अब अगर आप ये हैबिटेट और ये हैबिटेट, ये इकोलॉजिकल सिस्टम और ये इकोलॉजिकल सिस्टम आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इकोटोन है इसका एरिया बढ़ रहा है और इस इकोटोन के एक्सपेंशन की वजह से जो ओवरलैपिंग एनवायरनमेंट है इन दो इकोलॉजिकल सिस्टम्स का, वो भी इंक्रीज हो रहा है। और ओवरलैपिंग एनवायरनमेंट की वजह से डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो है, वाइल्ड एनिमल्स जो है, उनका जो है उनकी लिंकेजेस, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन एनिमल्स में ट्रांसमिशन होना शुरू होता है। तो अगर कोई डिजीज किसी एक इकोलॉजिकल सिस्टम में थी, जब वो इकोटोन के एक्सपेंशन की वजह से यहाँ के एनिमल्स अब ओवरलैप करेंगे इस एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिशन उन एनिमल्स में भी चला जाएगा और वहां से उन एनिमल्स में ह्यूमंस में चला जा सकता है। तो इकोटोन के भी एक्सपेंशन की वजह से डिजीजेस फैलना शुरू हो सकता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हम ये इंक्रीज इन जूनोटिक डिजीजेस देख रहे हैं कि अगर कोई वायरस है, जैसे चिकनगुनिया वायरस है या डेंगू वायरस है, अगर वो किसी एक क्लाइमेट में फ्लरिश करता है वो वायरस, वो जब क्लाइमेट चेंज होता है तो वो दूसरे क्लाइमेट में भी वहां पर जाके फ्लरिश करेगा, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने ये एग्जांपल ऑलरेडी देखी है चिकनगुनिया वायरस और डेंगू वायरस में, जहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका ट्रांसमिशन बढ़ गया है। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें क्या करना चाहिए इस से बचने के लिए। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेजॉरिटी जो जूनोटिक डिजीजेस है उसके खिलाफ हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास जो भी वे फॉरवर्ड है, दैट हैज टू बी द प्रिवेंटिव मेजर्स। आपको प्रिवेंट ही करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना ही पड़ेगा कि आपको बीमारी ही ना हो, क्योंकि अगर बीमारी हो गई तो आपके पास उसका इलाज काफी मुश्किल है।
तो आप क्या प्रिवेंटिव मेजर लेंगे? सबसे पहले हैबिटेट कंजर्वेशन, क्योंकि हमने कॉजेज में ये देख लिया था कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से इंक्रीज इन जूनोटिक डिजीजेस हो रहा है। अब हमें हैबिटेट कंजर्वेशन करना पड़ेगा, जिसमें हमें डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना है, फॉरेस्ट की फ्रेगमेंटेशन को प्रिवेंट करना है, और इन चीज़ों को हमें हाईली जो है प्रायोरिटाइज करना है कि हमें हैबिटेट को कंजर्व करना पड़ेगा। उसके बाद इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो हो रहा है, जिसमें लाइव स्टॉक फार्मिंग हो रही है, और खासकर हम अपने एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करते करते उनको वहां तक ले जाते हैं जहां पर वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट है, उस चीज को हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। हमने इतना एग्रीकल्चर को इंटेंसिफाई नहीं करना है। और फाइनली हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो है वन हेल्थ अप्रोच का। वन हेल्थ कमीशन भी है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वन हेल्थ इनिशिएटिव, जिसमें उनका ये मानना है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हमें लोकली, नेशनली और ग्लोबली काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि ह्यूमन हेल्थ पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है एनिमल हेल्थ का, और उस पे उसकी लिंकेज है एनवायरमेंटल हेल्थ के साथ। तो ये तीनों आपस में लिंक्ड है। अब देखिए, आप जब एनवायरनमेंट के साथ छेड़खानी करते हैं, उस एनवायरनमेंट की वजह से एनिमल्स पे असर पड़ता है, और एनिमल्स ह्यूमन सेटलमेंट में आ जाते हैं, और वहां पे हमारी हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है। तो ये सारा जो लिंकेज है, इसकी वजह से जूनोटिक डिजीजेस का हम इंक्रीज देख रहे हैं, और इन बीमारियों का ट्रांसमिशन हम देख रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमें ह्यूमंस की हेल्थ को बेटर करना है, इसके लिए हमें एनवायरनमेंट की हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, और एनिमल की हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। तो ये है कॉन्सेप्ट वन हेल्थ का। इसी को दिमाग में रखते हुए वन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जो कोलैबोरेशन चाहता है मल्टीपल डिसिप्लिन से, जो काम करेंगे लोकली, नेशनली और ग्लोबली टू अटेन ऑप्टिमल हेल्थ फॉर पीपल, एनिमल्स एंड आवर एनवायरनमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। मे पीस बी ऑन ऑल ऑफ यू।